नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का पार्ट 22 है। इसमें दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। यदि आप यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और इससे आपको प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who stated law is command which directs the behavior of all members of society and is supported by punishment? किसने कहा कि विधि एक व्यादेश है जो समाज के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालनीय व्यवहार का निर्देशन करता है तथा दंड द्वारा समर्थित है? हमारा ऑप्शन है ऑस्टिन, ब्लैकस्टोन, बेंथम, स्टीफेन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लैकस्टोन, क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड इन वायलेशन ऑफ, यानी विलियम ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध किस तरह की विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य माना जाता है? तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है प्राइवेट लॉ यानी निजी विधि, दूसरा है पब्लिक लॉ यानी सार्वजनिक विधि, तीसरा है मोरल लॉ नैतिक विधि, और लास्ट है ऑप्शन इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय विधि। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक विधि, पब्लिक लॉ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच बुक वाज रिटन बाय विलियम ब्लैकस्टोन? विलियम ब्लैकस्टोन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट मोरल सेंटीमेंट? किसने अपराध को विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध बताया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केनी, ए क्राइम इज ए रॉन्ग हुज सैंक्शंस इज। केनी के अनुसार अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ति होती है दंडात्मक। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दंडात्मक, पुनिटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर केनीज डिफिनीशन, हु हैज द पावर टू रेमिट पर्डन द पनिशमेंट? केनी की परिभाषा के अनुसार दंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? हमारा सही आंसर है सम्राट या शासन या सरकार के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए क्राइम आर? यानी अपराध के कितने आवश्यक तत्व हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोजन। यह मामले को साबित करने में उपयोगी होता है,
लेकिन अपराध का यह एलिमेंट नहीं होता है। प्रयोजन यानी मोटिव की बात करता है। मोटिव जिसको कहते हैं निकटस्थ उद्देश्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर BNS which section define person? BNS के तहत किस धारा में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 226 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजरी इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ BNS? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 214। इंजरी इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ BNS? BNS की किस धारा के तहत क्षति को परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 214 में, और यह IPC में धारा 44 में परिभाषित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजरी कैन बी कॉज्ड टू, क्षति कारित की जा सकती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 4 तरीके से क्षति को कारित किया जा सकता है, वो है शरीर, मन, संपत्ति और ख्याति। इसका उल्लेख BNS की धारा 214 में है। इन 4 प्रकार के जो क्षतियों की बात की गई है, और चीटिंग में है, यानी कि छल की परिभाषा में इन 4 तत्वों की बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ, यानी कि दुराशय की उत्पत्ति किस उपदेश से मानी जाती है, यानी किसके उपदेश से मानी जाती है? तो यह रोम के संत थे, संत ऑगस्टाइन, जिनके उपदेशों का विश्लेषण करके ही कोक महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने जो 2 मैगजीन दिए थे, वो उन्हीं के उपदेशों के आधार पर ही उसको प्रतिपादित किया था, जिसे एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया कहते हैं, और दूसरा जो मैगजीन है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्टमेंस एक्टस। तो दुराशय की उत्पत्ति किसके उपदेश से मानी जाती है? तो संत ऑगस्टाइन के उपदेश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मेंस रिया? दुराशय के 2 आवश्यक तत्व क्या हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटेंशन एंड नॉलेज, यानी आशय और ज्ञान। यानी कि दुराशय के लिए दुराशय इन्हीं 2 तत्वों से मिलकर बनता है, क्योंकि यह मानसिक स्तर पर होता है, और आशय और ज्ञान की बात मानसिक स्तर पर ही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच केस was it held that the act and the intent must concur to constitute a crime?
किस मामले में यह कहा गया था कि अपराध के लिए कार्य और आशय दोनों का संगामी होना आवश्यक है? हमारा सही आंसर है फाउलर बनाम पेजेट। इसी मामले में यह कहा गया था कि अपराध के लिए आशय और कार्य का मिलना आवश्यक है, यानी कि इन दोनों का समुच्चय ही अपराध कहलाता है। यानी कि यदि कोई कार्य किया भी जा रहा है, लेकिन यदि उसमें करने का इंटेंशन यानी कि दुराशय नहीं है, तो वह कार्य उस व्यक्ति का नहीं माना जाता है, इसलिए उस कृत्य के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कार्य ही अपराध मान लिया जाता है, चाहे आपका उसमें दोषी मन रहा हो या आपका बुरा इंटेंशन रहा हो या न रहा हो। तो इसी के नाते यह कहा जाता है कि अपराध के लिए कार्य और आशय दोनों का संगामी होना आवश्यक है, लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो विधि में निषिद्ध किया गया हो किसी भी व्यक्ति को करने के लिए, जिसको अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। तो ऐसे कार्यों को करते समय कोई कर रहा है और उसके साथ उसको करने का बुरा इंटेंशन उसमें जुड़ा हुआ है, तो वह कृत्य अपराध बन जाता है और उस कृत्य के लिए वह व्यक्ति दोषी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यह कथन कोक महोदय का है। इसका अर्थ है मेरे द्वारा केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, द एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। यानी कि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति यदि कोई कृत्य कर रहा है तो उसके नाते वह दोषी नहीं हो जाता जब तक कि उसको करने में उसका दोषी मन न रहा हो। यह कोक महोदय का यह पहला सूत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कोक महोदय। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस। इस सूत्र का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यानी कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। यानी कि यदि कोई भी कार्य मेरे द्वारा किया जाता है लेकिन उसमें मेरी इच्छा नहीं है, तो वह मेरा कार्य नहीं माना जाएगा और इस नाते मैं उसके लिए दोषी नहीं होऊंगा। ऐसा क्यों किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी के द्वारा विवश कराकर कोई कार्य कराता है, तो वह कार्य उसका नहीं माना जाता है, वह कार्य उस व्यक्ति का माना जाता है कि जिसने धमकी दिलाया है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, लेकिन इसी वजह से इसमें यह व्यवस्था की गई है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इस नाते उस कार्य के लिए मैं दोषी नहीं हो सकता। और इसी सिद्धांत को बीएनएस की धारा 32 में समाहित किया गया है, जो पहले आईपीसी की धारा 94 थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, which section of BNS incorporates the principle of acts me inevito factus non est actus। यह सूत्र बीएनएस की किस धारा से संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 32, जो आईपीसी की धारा 94 से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन फिजिकल मूवमेंट्स फॉलो द। ऑस्टिन के अनुसार शारीरिक गतियां किसका अनुसरण करती हैं? तो इसमें सही आंसर है इच्छाओं का, यानी डिजायर का।
यानी कि जो बॉडी कार्य करती है, यानी शरीर यदि कोई कृत्य करता है तो वह कृत्य वह उसी कृत्य को करता है कि जो इच्छा होती है, यानी कि जो मन में इच्छाएं होती है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह बॉडी बॉडी के द्वारा कोई कृत्य किया जाता है। लेकिन इच्छा और इंटेंशन में अंतर होता है। इच्छा आशय और कृत्य यानी इंटेंशन और एक्ट दोनों की जननी मानी जाती है। जैसा ऑस्टिन ने कहा है, तो इच्छा आशय बनता है। इच्छा आशय तब बनता है कि जब इच्छा प्लस उस इच्छा को पूरा करने की दृढ़ता का तत्व आ जाता है, तब वह इंटेंशन बनता है। और जब इंटेंशन के बाद उसको पूरा करने की तात्कालिक स्थिति आ जाती है और बॉडी जैसे ही गति करती, तो बॉडी के गति करने के पहले की अवस्था चेष्टा होती है। यानी कि पहले डिजायर आएगा, फिर इंटेंशन आएगा, फिर इंटेंशन के बाद चेष्टा आएगी और फिर उसके बाद आपका कृत्य आएगा, यानी कि बॉडी एक्ट करती है, जिसको कंडक्ट में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजायर दैट स्टार्ट्स ए मोमेंट इज कॉल्ड। अभिलाषा यानी अभिलाषा का मतलब इच्छा जो गति को आरंभ करती है कहलाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, चेष्टा यानी कि वोल्यूशन एफर्ट। अकॉर्डिंग टू स्टीफेन, इंटेंशन इज द इंटेंशन, तो फिर लिखा दैट डायरेक्ट्स ए डायरेक्ट एक्ट, यानी कि इंटेंशन प्रत्यक्ष कार्यवाही होती है, वह प्रत्यक्ष कार्यवाही होती है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है, डायरेक्ट करती है। ऐसा कथन स्टीफेन का है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्यवाही। स्टीफेन के अनुसार आशय वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटेंशन इंडिकेट द इंटेंशन इंडिकेट, तो इंटेंशन इंडिकेट करती है निकटस्थ उद्देश्य को, नियर ऑब्जेक्ट को वह इंडिकेट करती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटिव इंडिकेट्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि मोटिव जो इंडिकेट करती है वह दूरस्थ उद्देश्य को इंडिकेट करती है, यानी कि उसको इंगित करती है, दूरस्थ उद्देश्य होता है। क्योंकि मोटिव जो है किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने का काम करती है और उस लक्ष्य के पूरा होने पर अन्य उद्देश्य उसके पूरे होते हैं। इसी के नाते मोटिव को दूरस्थ उद्देश्य कहा जाता है, दूरस्थ उद्देश्य को वह इंगित करती है, जबकि इंटेंशन निकटस्थ उद्देश्य को इंगित करती। क्यों? क्योंकि इंटेंशन टारगेट को इंडिकेट करता है ना। और जब टारगेट पूरा होता है तो उस टारगेट के माध्यम से अन्य ऑब्जेक्ट पूरा होते हैं। इसी के नाते मोटिव को दूरस्थ ऑब्जेक्टिव कहा गया है, इंडिकेट करता है। ठीक है, मोटिव दूरस्थ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको इंडिकेट करता है। और जबकि इंटेंशन निकटस्थ उद्देश्य को, यानी कि नियर जो ऑब्जेक्टिव है उसको इंडिकेट करता है। तो नियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जो टारगेट है वह हमारा नियर ऑब्जेक्टिव माना जाता है और उस टारगेट से जो चीजें अचीव होती हैं वह दूरस्थ उद्देश्य माना जाता है। तो मोटिव दूरस्थ उद्देश्य को इंगित करती है और इंटेंशन निकटस्थ उद्देश्य को इंगित करता है। हमारा
सही आंसर हो गया दूरस्थ, यानी कि बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इंटेंशन इज द टारगेट ऑफ द एक्ट वाइल मोटिव इज इट्स। हमारा सही आंसर है, जो ऑस्टिन का कथन है कि आशय कार्य का लक्ष्य है जबकि प्रयोजन इसका स्रोत होता है। तो आशय कार्य का लक्ष्य होता है, यानी कि आशय जिस कार्य को करने का कोई भी व्यक्ति जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है, तो वह इंटेंशन के माध्यम से वो चीजें पूरी होती हैं। लेकिन उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए जो प्रेरित करने का काम करता है, तो वह प्रयोजन होता है। वही उसी को मोटिव कहते हैं और उसी को प्रयोजन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोटिव दूरस्थ उद्देश्य को इंगित करता है। यहाँ क्या है, यहाँ इसके कहने का मतलब कि आशय कार्य का लक्ष्य है जबकि प्रयोजन इसका स्रोत, यानी कि वह वहां से उत्पत्ति होती है, यानी उसको प्रेरित करता है करने के लिए, इसी के नाते उसको कहा जा रहा प्रयोजन कि उसका स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डज ए गुड मोटिव एक्सक्यूज ए पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या अच्छा प्रयोजन किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से क्षमा दिलाता है? तो प्रयोजन जो है, कोई भी अच्छा प्रयोजन किसी भी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं दिलाता है, उसको क्षमा नहीं करता है। लेकिन यदि इंटेंशन आपका अच्छा है तो आपको क्षमा मिल सकती है अपने कार्यों के लिए। लेकिन यदि आपका अच्छा प्रयोजन है तो इसके नाते आपको क्षमा नहीं मिलेगी, यानी आपको दंड मिलेगा। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराने के लिए चोरी करते हैं तो आपका कार्य तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन आपका चोरी करने का जो कार्य है वह बुरा इंटेंशन है, इस नाते आप चोरी के लिए दोषी होंगे। ठीक है, इंटेंशन आपको अच्छा इंटेंशन आपको क्षमा दिला सकता है, लेकिन बुरा अच्छा प्रयोजन जो है, अच्छा मोटिव, अच्छा पर्पज आपको क्षमा नहीं दिला सकता विधि में। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए कि जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। आपका एक कमेंट हमको प्रेरित करता है, हमारे अंदर उत्साह भरता है, जिससे हम आगे का वीडियो और अच्छा बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।